हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बात कर रही हूँ बाबा साहब की बुक हिंदू धर्म में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन के ऊपर। तो इसके आगे के भागों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सीरियसली हमारे देश में फैले इस जाति प्रथा के जंजाल को समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, नहीं तो आप बाबा साहब की इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें जाति प्रथा से संबंधित हर बात को बहुत ही डिटेल से बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब ने इसमें हर एक पक्ष को बहुत ही ध्यान से समझकर हमारे सामने उजागर किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सारे पहलुओं को ध्यान से समझें और जानें तथा दूसरों की भी मदद करें इन चीज़ों को समझने और जानने में। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी बुक के आगे के हिस्सों को। दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे आर्य समाज द्वारा लाए गए चतुर्वर्ण के बारे में और कैसे ये हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को शुरू करते हैं। इस भाग में बाबा साहब बताते हैं कि मेरे विचार से आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता, समानता और भाईचारा हो। आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए तथा समाज में सबके लिए अनेक प्रकार के हित होने चाहिए, जिसमें लोग सोच समझकर विचार विमर्श करके अपनी प्रजा के लिए कार्य करें और यही भाईचारा प्रजातंत्र कहलाता है। अब स्वाधीनता का अर्थ क्या है? स्वाधीनता का अर्थ है कहीं भी आने जाने का अधिकार, जीवित रहने, शारीरिक रक्षा का अधिकार, जीविका उपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जाति प्रथा के समर्थक हैं वे स्वाधीनता को इसी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जीविका के लिए कार्य स्वयं चुनने का अधिकार है। जाति प्रथा में व्यक्ति अपनी पसंद का धंधा छोड़कर स्वयं पर थोपे गए अन्य धंधे करने पर विवश हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जाति प्रथा के समर्थक व्यक्तियों की समानता में विश्वास नहीं रखते। अब बात करते हैं मनुष्य की शक्तियों की 3 मुख्य कारणों के बारे में, जिसमें पहला है शारीरिक आनुवांशिकता। मतलब आपको अपने माता पिता से शारीरिक रूप से क्या मिला है, जैसे कद काठी, उनके गुण, उनकी बीमारियां, उनका स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें। दूसरा है सामाजिक विरासत, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान का संचयन और अधिक सक्षम मनुष्य बनने वाले सभी साधन। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इसमें आप कितने समृद्धशाली हैं, आपके पास जीविका उपार्जन के लिए क्या क्या साधन हैं, या आपके माता पिता ने आपको विरासत में क्या क्या चीज़ें प्रदान की हैं। अब इसमें तीसरा है उनकी खुद की कोशिश। अगर हम इन तीनों पहलुओं को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल असमान हैं। यहाँ व्यक्ति अगर असमान है और हम भी अगर इन्हें असमान जानकर ही व्यवहार करें तो यहाँ पे व्यक्तिवादी कहेंगे कि लोगों को असमान इसलिए मानना चाहिए क्योंकि उनके प्रयत्न असमान हैं। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों को पूर्ण विकसित करने के लिए उसे अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन बताए गए 2 कारण के अनुसार, यानी शारीरिक आनुवांशिकता और दूसरा सामाजिक विरासत, हम अगर व्यवहार करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ से ये साफ पता चलता है कि
व्यक्ति जन्म, शिक्षा, परिवार का नाम, व्यावसायिक संबंध और विरासत में मिली संपत्ति की ही दृष्टि से बेहतर है, उसे अधिक अच्छा माना जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जो चयन होगा उसे योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर यह भी कहा जाएगा कि यदि समाज से सदस्यों का अधिकतम सहयोग लेना है तो प्रत्येक कार्य के आरंभ में उन्हें एक समान मानकर ही व्यवहार करना होगा। अब इसमें सुधारकों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आर्य समाजियों का नाम लेते हैं। इनके मुताबिक सामाजिक संगठन 4 वर्गों में विभाजित है, न कि 4000 जातियों में जैसा कि भारत में विद्यमान है। ये अपने सिद्धांत को अधिक आकर्षक और बड़ा सोच समझकर लोगों को बताते हैं कि इनका चतुर्वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर है। इस पर बाबा साहब ये कहते हैं कि फिर ये लोग सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से क्यों पुकारते हैं? कोई विद्वान है तो बिना ब्राह्मण कहलाए भी उसका सम्मान होगा। कोई सिपाही है तो वह भी बिना क्षत्रिय कहलाए भी उसका सम्मान होगा। जरा सोचिए, यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों का बिना कोई स्थायी नाम दिए उनका सम्मान कर सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या कठिनाई है? हम लाख कहते रहें कि ये 4 वर्ण जन्म से नहीं कर्म से होंगे, तो भी ये समझना होगा कि हर हिंदू के मस्तिष्क में एक निश्चित और रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है, और वो धारणा ये है कि वे सभी जातियां धर्म के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई है। जब तक कि ये नाम बने रहेंगे तब तक हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने रहेंगे, और ब्राह्मण हमेशा ऊंचा और शूद्र हमेशा नीचा बना रहेगा, और उसी अनुसार एक दूसरे से व्यवहार भी करेंगे। गुण के आधार पर इस चतुर्वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनर्थकारी नामों को रखना, जिसमें जन्म के आधार पर हुए विभाजन का संकेत मिलता है, ये समाज को जकड़े रखने का एक तरीका मात्र है। ये वर्ण व्यवस्था हमारे समाज के लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हैं जिस पर इसके समर्थकों का ध्यान नहीं जाता। जाति के आधारभूत सिद्धांत और वर्ण के आधारभूत सिद्धांत दोनों भिन्न भिन्न हैं। यहाँ ध्यान से समझिए दोस्तों, जाति के सिद्धांत और वर्ण के आधारभूत सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहला सिद्धांत गुण पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति गुण के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर ऊंची हैसियत पा जाए, और कैसे हम उसे हटने पर बाध्य करेंगे, उसी प्रकार आप लोगों को कैसे बाध्य करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो निम्न जाति में जन्मा हो पर उसे गुण के आधार पे उसको प्रतिष्ठा प्रदान करनी हो, तो आप लोगों को कैसे बाध्य करेंगे कि आप उन्हें उनके गुणों के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करें? इससे समझ आता है कि वर्ण व्यवस्था की स्थापना से पहले जाति प्रथा को खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कैसे होगा? 4000 जातियां जिन्हें कि 4 वर्णों में परिवर्तित करना है। चातुर्वर्ण के समर्थकों को पहले इसका समाधान ढूंढना होगा। अब दूसरी बात यहाँ समझिए दोस्तों, यहाँ बाबा साहब प्लेटो का उदाहरण लेकर के समझाते हैं। वे बताते हैं कि प्लेटो के अनुसार लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का विशिष्ट लक्षण बहुत भूख लगना है तो उन्हें श्रमिक या काम धंधा करने वालों के वर्ग में रखा जाएगा। अन्य भूख मिटाने के साथ बहादुर प्रवृत्ति के हों अगर तो
उन्हें रक्षक वर्ग में या आंतरिक शांति बनाए रखे जाने वाले वर्ग में रखा जाना चाहिए, और कुछ में वस्तुओं और तथ्यों को समझने की क्षमता अधिक होती है तो उन्हें कानून बनाने वाले वर्ग में रखना चाहिए। ये वर्गीकरण काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा कि चतुर्वर्ण में है, इसलिए लोगों ने इसकी आलोचना भी की। मॉडर्न साइंस के अनुसार व्यक्तियों को कुछ एक विशेषता के हवाले से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये दृष्टिकोण बहुत ही छोटा है, इसलिए प्लेटो के गणराज्य की कल्पना असफल सिद्ध हुई। दोस्तों, यह परिकल्पना 4 वर्णों के साथ भी संभव नहीं है, जहाँ 4000 जातियाँ हैं, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सबका रहन सहन अलग है। कैसे पॉसिबल है कि केवल 4 वर्गों में उन्हें बांट दिया जाए? तीसरी कठिनाई ये है कि अगर इसे लागू कर भी दिया जाए तो इसे बनाए रख पाना काफ़ी कठिन होगा। इस चातुर्वर्ण को बनाए रखने के लिए दंड विधान को बनाए रखना ज़रूरी है। बिना इसके चातुर्वर्ण को तोड़ने की समस्या आती रहेगी, क्योंकि ये वर्गीकरण मानव प्रकृति के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। इसलिए चतुर्वर्ण की व्यवस्था कानून द्वारा ही लागू की जा सकती है, जिसका प्रमाण रामायण की कथा से भी मिलता है, जिसमें राम ने शंबुक का वध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने वेद पढ़ लिए थे, यानी अपने शूद्र वर्ग का कार्य न करके उसने अन्य वर्ग यानी ब्राह्मणों के वर्ग के निर्धारित कार्य को करने की गुस्ताखी की थी, जिसकी सज़ा राम ने शंबुक का सर कलम करके दी। और इसी तरह के कठोर दंड पूरी मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। इसलिए जो इस वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, उन्हें लोगों का विश्वास जीतने के लिए मनुस्मृति में काफ़ी संशोधन करने होंगे। और इस व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान रहेगा? क्या वे भी इन 4 वर्णों में बांटी जाएंगी या उनके पति का दर्जा उनको प्राप्त होगा? और अगर शादी के बाद दर्जा बदल जाए तो इस वर्ण व्यवस्था का क्या होगा? मतलब अगर यह वर्ण व्यवस्था गुण आधारित है तो शादी के बाद क्या स्त्री का गुण बदल जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। फिर उनका दर्जा कैसे बदल जाएगा? ये चातुर्वर्ण व्यवस्था को बेकार सिद्ध करती है। दोस्तों, आपको इससे आर्य समाज द्वारा लाई गई चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे समाज पे, जहाँ पे 4000 से भी अधिक जातियाँ हैं, उनको बांटने की बात कही गई है इन 4 वर्णों में, कैसे संभव है, और इसमें महिलाओं का क्या दायित्व होगा, क्या स्थान होगा, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। इस हिसाब से यह चतुर्वर्ण की व्यवस्था बुरी तरीके से धराशायी हो जाती है। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो या इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और मेरी मदद करिए और ऐसी जानकारी लाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।